हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम और द्वितीय चरण, उसके बाद बंगाल विभाजन देखेंगे, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो हर एक टॉपिक को हम लोग संक्षेप में पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। देखिए, हमारा पहला क्या था, उदारवादी चरण। ठीक है, प्रारंभिक जो चरण है, फर्स्ट फेज जो है, ये आपका उदारवादी चरण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो चरण है, उदारवादी चरण माना जाता है। ठीक है, यानी इसको कहा जाता है मॉडरेट फेज कहलाता है। जो पहला जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुआ था, उसको उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, यानी मॉडरेट फेज कहलाता है। ओके, इस समय भारतीय नेता ब्रिटिश शासन के खिलाफ संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से सुधार चाहते थे। कैसे चाहते थे ये जो थे ना, ये इनका जो रोड मैप था इनका, कैसा था कि शांतिपूर्ण से और जो संवैधानिक था, उसी तरीके से ये अपना मांग को रखते थे, और ताकि ये सुधार चाहते थे कि बाकी ये और सुधार हो जाए। ठीक है, क्या है, इस चरण की शुरुआत जो हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, यानी 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तभी से ये माना जाता है इस चरण का शुरुआत, यानी उदारवादी चरण का शुरुआत कब से माना जाता है, तो ये 1885 से। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कल ही हम लोग पूरे अच्छे से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जाने हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उसी के तहत ये उदारवादी चरण आया था। जो फेज है, इसका समय जो माना जाता है आपका उदारवादी चरण का कब से माना जाता है उदारवादी चरण, ये आपका माना जाता है 1885 से 1905 तक। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। समय सीमा जो है इसका 1885 से 1905 तक कौन सा चरण रहता है, तो उदारवादी चरण रहता है। ठीक है, इसमें प्रमुख विचार आते हैं। ठीक है, प्रमुख विचार क्या है, तो संवैधानिक सुधार। ठीक है, ये संवैधानिक सुधार, प्रार्थना, याचिका और विरोध करना, ये इनका प्रमुख विचार था। तो विचार भी आप याद रखिएगा कि क्या था, कि संवैधानिक सुधार चाहते थे, प्रार्थना करते थे, याचिका करते थे और विरोध करते थे। इसे अक्सर क्या कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट की राजनीतिक कहा जाता है। इसे अक्सर क्या कहा जाता है, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट की राजनीतिक कहा जाता है, यानी प्रार्थना, याचिका और प्रोटेस्ट मतलब विरोध करने का राजनीतिक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, प्रमुख उदारवादी नेता। तो कौन कौन है, जरा देख लेते हैं हम लोग नेता। तो उदारवादी नेताओं को क्या कहा जाता था, मॉडरेट कहा जाता था। तो ये आप याद रखिएगा, मॉडरेट कहा जाता था। मुख्य नेता में से देखिए कौन है हमारे, जैसे एक तो दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, बोमेश चंद्र बनर्जी हो गए। तो ये याद रखिएगा। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को समझ रहा है ना, इंडियन एसोसिएशन का जो 1876 में गठन, कहाँ, बंगाल में। तो ये बात आप याद रखिएगा। जो शुरुआती जो ये उदारवादी के नेता हैं, जो प्रमुख कौन कौन है, तो दादा भाई नौरोजी पहला हो गया, दूसरा आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए थर्ड, आपका फोर्थ फिरोज शाह मेहता हो गया, और फिफ्थ आपका भूमेश चंद्र बनर्जी हो गए। और अन्य भी नेता इसमें जुड़े थे। ठीक है, क्या है देखिए, इन नेताओं का विश्वास था कि ये किस चीज में विश्वास करते थे, कि ब्रिटिश सरकार न्यायप्रिय है। इनका मानना था ना कि एक सरकार जो है ना, वो जस्टिस मतलब फेवरेबल है। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार जो है न्यायप्रिय तो थे नहीं। ठीक है, और धीरे धीरे भारतीयों के अधिकार देगी, ये इनका ऐसा मानना था। ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार तो न्यायप्रिय है, तो ये धीरे धीरे सर भारतीयों को अधिकार दे ही देंगे। तो इसलिए क्यों ना ऐसे हम लोग किया जाए, प्रेयर किया जाए, संवैधानिक विचार को सुधार की मांग किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए। ठीक है, और आपका पिटिशन डाला जाए। तो इस तरीके से ये अपना मतलब मांग रखना चाहते थे। ठीक है, सुधार करना चाहते थे। उदारवादियों का उद्देश्य क्या था, तो जरा देख लेते हैं उदारवादी का उद्देश्य। देखिए, उदारवादियों का उद्देश्य जो था ना, कि उदारवादी नेताओं के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, तो पहला जो था आपका, कि भारत में प्रशासनिक सुधार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे ये, भारत में प्रशासनिक सुधार करना चाहते थे।
फिर उसके बाद विधान परिषदों का विस्तार, यानी विधान परिषदों का विस्तार करके इसमें ये सदस्य बनना चाहते थे, ठीक है? सदस्य मतलब ये इनका इन विधान परिषदों में ये अपना जाकर और अपनी मांगों को रखना चाहते थे, ठीक है? तो ये इनका उद्देश्य था। भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर की बात करते थे, ठीक है? हो गए? करों में कमी की बात करते थे, नागरिकों की अधिकारों की रक्षा की बात करते थे, भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करते थे। तो ये इनका उद्देश्य था। अब यहाँ थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि उदारवादियों की कार्य पद्धति कैसी रही, तो इनकी जो कार्य पद्धति रही बिल्कुल शांतिपूर्ण थी। ये मुख्य तरीका है, यानी पिटीशन याचिका दे देना, भाषण और लेख लिखना, ब्रिटिश संसद में अपील करना, जनमत बनाना, ये इनका कार्य पद्धति यही रहा है। ठीक ठीक है? अब इनका महत्वपूर्ण योगदान हम लोग जब देखते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण योगदान उदारवादियों का, तो ये देखिए उदारवादियों नेताओं का योगदान जो था बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे आपका राजनीतिक चेतना जो जगाने का काम किया है वो कौन किए हैं? आपका उदारवादी नेता लोग ही किए हैं, ठीक है? उन्होंने भारत में राष्ट्रीयता, राजनीतिक जागरूकता ये आदि पैदा किए थे, ठीक है? तो यानी राष्ट्रीयता और राजनीतिक जागरूकता पैदा करने का श्रेय किसको जाता है? तो उदारवादी नेताओं को, ठीक है? दूसरा क्या है आपका? देखिए इसमें दूसरा क्या है आपका? देखिए क्या बोल रहा है कि आर्थिक शोषण को उजागर करना। जैसे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी, जिसमें बताया कि भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है, यानी धन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आर्थिक शोषण का उजागर भी इन्होंने किया है। थर्ड क्या-क्या है? कि आपका राष्ट्रीय मंच तैयार करना, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित किसके द्वारा हुआ है? ये उदारवादी नेताओं के द्वारा ही हुआ है। और यही आगे चलकर एक नेशनल मंच के रूप में तैयार होता है, ठीक है? अगला जो कह रहा है इसकी जो क्रिटिसिज्म है, मतलब क्या बोला जाता है, उदारवादी चरण की कुछ सीमाएँ भी हैं। जैसे आपका देखिए, अंग्रेज़ों पर अधिक इनको विश्वास था, ठीक है? ये सीमाएँ इनके हो जाते हैं, आलोचनाएँ आ जाते हैं। आंदोलन जनता तक नहीं पहुँच पाया, ये भी सीमाएँ थे, ठीक है? आंदोलन में मध्यम वर्ग के ही ज़्यादा भागीदार थे उस समय, आपका जो प्रथम फ़ेज़ था जो। माँगें बहुत धीमी और सीमित थी, ठीक है? इसी कारण बाद में उग्रवादी नेता सामने आए, ठीक है? तो कारण यही बने थे उग्रवादियों का। और उदारवादियों का जो अंत का जो चरण है, वो कैसे चरण का जो अंत हुआ, वो कैसे हुआ? ये देखिए क्या था? 1 मिनट देखिए हाँ, क्या बोला गया है कि उदारवादी चरण का अंत जो है 1905 के आस-पास माना जाता है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन जब किया गया था तब हुआ था, ठीक है? और आंदोलन जो है अधिक उग्र हो गया था, ठीक है? इसके बाद ही उग्रवादी चरण यानी एक्सट्रीमिस्ट फेज़ जो मॉडरेट से क्या हुआ एक्सट्रीमिस्ट फेज़ शुरू हो गया, ठीक है? जिसमें नेता जैसे आपका बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, यानी ये लाल बाल पाल से जो फेमस है, ये इनका मेन नेता थे उग्रवादियों का, ठीक है? अब यहाँ से क्या है आपका एमसीक्यू स्टार्ट है, ठीक है? संक्षेप में तो हम लोग जान गए उदारवादी चरण क्या है, ये हम लोग जान गए। अब इसका जो है कि एमसीक्यू कर लेते हैं, तो मिली रूप से हमारा पूरे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वेब्स अकेडमी की तरफ से। क्या है, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है पढ़ने वालों के लिए, जो भी तैयारी करने वाले हैं अभी। क्या है कि वेब्स अकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वो बहुत जल्द ही वेब्स अकेडमी ऐप लाने वाला है, ठीक है? ऐप लॉन्च करने वाला है और उस ऐप पे आपका 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होगा, 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होगा। तो कौन से कोर्स होंगे लॉन्च, ये हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। पहला जो कोर्स होगा आपका यूपीएससी, सीएसई, ठीक है? यूपीएससी, सीएसई 2027 और 28 वालों के लिए, बच्चों के लिए होगा। दूसरा जो होगा आपका 14वीं जेपीएससी का मेंस के ही होगा, ठीक है? मेंस का फाउंडेशन कोर्स होगा, ठीक है? और इसमें जो ऑफलाइन वाले के लिए टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा, ठीक है? थर्ड जो है आपका, ये आपका 72वीं बीपीएससी होगा, ठीक है? 72वीं बीपीएससी, इसका प्री प्लस मेंस होगा, ठीक है? प्री प्लस मेंस का तैयारी होगा, ओके? और फोर्थ जो आपकी होगी कोर्स, ये आपकी मांग रहेगी, ठीक है? चौथा जो कोर्स है आपकी डिमांड रहेगी, क्या आपकी डिमांड रहेगी? जैसे आपको यूजीसी नेट अगर करना है, ठीक है? यूजीसी नेट अगर क्वालिफाई करना है, या आपको टेट करना है, जेट करना है, सॉरी जेट करना है, बीपीएससी टीचर करना है,
आर ओ करना है, तो ये अगर आपको जिस चीज़ में ज़्यादा मांग रहेगा वो हम लोग अलग से कोर्स लाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इन 4 कोर्सों में अगर आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है, कोर्सों में फ़ायदा उठाना है तो एक छोटा-सा काम आपको करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? जो हमारा वेब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, यानी वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो चैनल है, जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो इन चैनलों को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप क्या कीजिए, टेलीग्राम हमारे जो लिंक है वहाँ से आप जुड़ जाइए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक आपको दिया जाता है। जब आप सब्सक्राइबर बन जाइएगा तो इन कोर्सों में आपको वेब्स एकेडमी की तरफ से क्या दिया जाएगा, गिफ्ट के तौर पे ये दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। 1000 जो भी पहले सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए क्या है, ये गिफ्ट आपका दिया जाएगा, ठीक है? 1000 तक के जो भी स्टूडेंट आएंगे, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जल्दी से जल्दी हमारा जो सब्सक्राइबर का जो लक्ष्य है वो भी आप लोग पूरा करवाइए, 1000 का। और इसमें आप ही का बेनिफिट होगा। आपके अगर भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का, अगर आप नहीं करते भी हैं, अगर आपके पास वीडियो ऐसे भी पहुंच गया है तो प्लीज़ उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके। और बहुत जल्दी हम लोग जो कोर्स लॉन्च करेंगे उनको ये इन कोर्सों में क्या दिया जाएगा, वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो आपके सामने अगर कभी बोले होंगे या बोलते हैं कि प्लीज़ हमें पैसा नहीं है तभी हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र आया हुआ है। तो प्लीज़ इस ऑफ़र का आप लोग लाभ ज़रूर उठाइए जो भी है, ठीक है? ओके, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और एक छोटा-सा और काम कीजिएगा कि एक लाइक ज़रूर किया कीजिएगा वीडियो पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, ओके। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है? अब हमारा चलते हैं यहाँ से, फर्स्ट हमारा क्या है, उदारवादी चरण का क्या है आपके पास, एमसीक्यू है, ठीक है। तो एमसीक्यू देखते हैं क्या है उदारवादी चरण का। उदारवादी चरण का क्या है एमसीक्यू, देखिए पहला है कि निम्नलिखित में से किसने ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी यानी धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी जी ने दिए थे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इनको क्या कहा जाता है, ग्रांड, ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के कहा जाता है। और ये जो बात धन का निष्कासन किस बुक में वो उन्होंने दिया था, तो ये बुक आप याद रखिएगा, पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। ये बुक में ये क्या दिए थे, ये सिद्धांत दिए थे, बताए थे कि ब्रिटेन भारत की संपत्ति को लगातार कहाँ ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है, यानी ब्रिटेन ले जा रहा है। और इसे ही क्या कहा गया कि जो बाहर ले जाने वाले जो सिद्धांत दिए इन्हीं कहा गया ड्रेन थ्योरी, यानी वेल्थ ड्रेन थ्योरी है, यानी धन का निष्कासन कहा गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिए किन्होंने दिया था, दादा भाई नौरोजी। और ये जो आपका कल का जो बात बताता हूँ, जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़े थे, जो टॉपिक 1886 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है, 1806 में, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा आप लोग को डीपली ही बताता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता थे, तो कौन से उदारवादी नेता थे, तो देख लेते हैं। पहला, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही थे। फिरोज शाह मेहता बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ऐसा नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 2 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। और ये जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, ये कौन है, उग्रवादी नेता थे, ठीक है, ये उग्रवादी नेता थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं की कार्य पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। जो उदारवादी नेता हैं उनका जो कार्य पद्धति था वो किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, क्या बोल रहा है,
प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, उदारवादी नेता जो थे ये क्या थे कि अंग्रेजों से क्या थे, अंग्रेजों से क्या चाहते थे ना, अंग्रेजों से कि ये संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक और शांतिपूर्ण, ठीक है, और शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करते थे। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करते थे। और उनकी रणनीति में आता था प्रेयर मीन्स प्रार्थना हुआ, और पेटिशन मीन्स आपका याचिका हुआ, याचिका, प्रार्थना, याचिका, और प्रोटेस्ट मीन्स ये आपका विरोध हुआ। ठीक है, तो प्रार्थना, याचिका, विरोध के तहत ये अपनी मांगों को रखते थे। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, कल अगर आप पढ़े होंगे मेरे साथ, तो ये कौन सा अध्यक्ष थे, तो ये भूमेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला जो कहाँ हुआ था आपका, बॉम्बे में हुआ था, जो मुंबई कहा जाता है, बॉम्बे में कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है, और इसी समय इसका स्थापना भी हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे, आपका एलन ऑक्टेवियन होम। ठीक है, तो ये संस्थापक हो गए। ठीक है, ये संस्थापक हो गए। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, इंडियन एसोसिएशन के स्थापक थे, तो 1876 में ये किए थे। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी तो अभी बताएं कि धन निष्कासन के बारे में ये दिए। क्या है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक में ये दिए थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इनको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक मिनट। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या, कि उदारवादी चरण का जो अंत का मुख्य कारण क्या था। जो उदारवादी चरण था आपका 1885 से जो 1905 तक चला, तो ये कारण क्या था इसका अंत का। अंत का जो कारण था ये आपका था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। ये कब हुआ था, 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड ये कर्जन जो था इसके द्वारा हुआ था। ठीक है, इससे ही क्या हुआ था कि पूरे भारत में विरोध हो गया, हुआ था। और बाद में क्या था कि उग्रवादी और आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जो हम लोग पढ़ेंगे। और इसीलिए था कि 1905 में इनका जो उग्रवादियों का अंत हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा अगले प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन देखिए, पहला कथन बोल रहा है कि उदारवादी नेताओं का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण में सहायक सहायक है। ठीक है, उदारवादियों नेता का ये विश्वास था ना कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत के आधुनिकीकरण में सहायक है। ये बिल्कुल सही है, वो ऐसा विश्वास करते थे। उदारवादी नेता पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कभी नहीं की, ठीक है। और क्योंकि उदारवादी नेता कभी पूर्ण स्वराज चाहते ही नहीं थे। वो केवल क्या चाहते थे ना कि प्रशासन में सुधार हो जाए। ठीक है, प्रशासन में सुधार आ जाए और उन्हें अधिक अधिकार मिल जाए। ठीक है, जैसे ये आधुनिकीकरण ऊपर वाला जो है आपका जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इसमें क्या है कि आधुनिक शिक्षा, कानून व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएं इससे आएगा, ये इनका विश्वास था ब्रिटिशों के द्वारा। तो इसलिए ये सहायक मानते थे आधुनिकीकरण के। फिर थर्ड जो बोल रहा है आपका कि उदारवादी नेताओं ने भारत में आर्थिक शोषण के सिद्धांत को उजागर किया, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि दादा भाई नौरोजी द्वारा आपका उनका जो बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जो बुक है, वो इनमें ये ड्रेन थ्योरी का दिए थे, अपना सिद्धांत दिए थे धन निष्कासन का। तो कहीं ना कहीं एक और तीन हमारा सही है। ठीक है, तो एक और तीन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ये है, एक और तीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा
से उदारवादी नेताओं की प्रमुख मांगों में शामिल था। जो उदारवादी नेताओं का प्रमुख मांगों में शामिल था, तो पहला, विधान परिषदों का विस्तार बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित कराना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर आपका क्या है कि जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ये नहीं किए थे। तो ठीक है, थर्ड हमारा गलत हो गया था। करों में कमी, ये बिल्कुल करों में कमी की बात कहे थे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता ये नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए अगले प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से आपका किसने जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया। देखिए, मैं ये प्रश्न आपको परसों पूछा था। ठीक है, परसों पूछा था ये आपको क्लास में, कि किसी ने भी अभी तक कमेंट करके नहीं बताया। लेकिन देखिए आ ही गया आगे चल के कि किसने ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये आपका आ गया। तो आज का जो प्रश्न है ये आपको बहुत 2 दिन पहले मैं पूछा था। तो ये आप लोग कोई नहीं बताए थे। मुझे लगता है कि आई थिंक इतने दूर तक आप लोग कोई आते हैं या नहीं आते पता नहीं। लेकिन अगर आप लोग पूरे तरीके से क्लास अगर ओवरऑल करते हैं तो प्लीज़ आप लोग से जो क्वेश्चंस पूछे जाएं उसका आप लोग जवाब जरूर दिया कीजिए। ठीक है, इससे आप ही को बेनिफिट होगा। मुझे क्या है, मुझे तो पता ही है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जो हासिल करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं, आप वो हासिल तभी होगा जब आप एक पहले तो जवाब देना आप लोग जानिए कि हाँ जवाब कैसे दिया जाता है। ठीक है, और बशर्ते आप लोग से जो पूछा जाए वो आप लोग तो ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ा कर ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और से ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ आप क्या पढ़ रहे हैं या मेरी जो पढ़ाई हुई है ये आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में देख ही लेते हैं आज कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका इंडियन सोसाइटी का जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किए थे, ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कब किए थे? 1905 में किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे, जिसका उद्देश्य क्या था तो ये लिख लीजिएगा। स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1905 में। और इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य था आपका कि राष्ट्र सेवा, ठीक है, राष्ट्र सेवा के लिए कार्यकर्ता तैयार करना, के लिए कार्यकर्ता तैयार करना, कार्यकर्ता तैयार करना। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, कार्यकर्ता तैयार करना। और शिक्षा, शिक्षा और सामाजिक सुधार करना। ठीक है, शिक्षा और सामाजिक में समाजों में सुधार करना, ये इनका उद्देश्य था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अभी कुछ देर पहले ही बताएं कि ये आपको कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इनका एक बुक था आपका, कौन सा बुक था आपका पता होना चाहिए, कौन था? आपका कौन सा? पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी, ठीक है, एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, ये बुक था इनका। इन्हीं में ये ड्रीम थ्योरी दिए थे। ठीक है, ड्रीम थ्योरी बताए थे। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये 2 बार मैं इसलिए रिपीट कर दिया ताकि आपको ये बुक का नाम याद रहे, क्योंकि पूछा जाता है ऐसे। ठीक है, ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले भी ये पहले भारतीय थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें सबसे पहले अगर कोई भारतीय चुन चुन के गए थे तो ये दादा भाई नौरोजी जी ही थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी चरण शुरू हुआ। तो ये अभी मैं आपको बताया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल।
कब हुआ था? 1905 में। ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन किया था। ओके, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न नहीं, ये हमारा अगला टॉपिक हो गया, ठीक है। यहाँ से जो टॉपिक है क्या बोल रहा है, देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण या उग्रवादी चरण जो जिसको बोला जाता है। प्रथम चरण तो हम लोग पढ़ लिए जो उदारवादी चरण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, ठीक है। तो ये दूसरा चरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, दूसरा चरण में क्या है हमारा, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण आमतौर पर 1905 से आपका 1917 माना जाता है। और वो कब माना जाता था? 1885 से 1905 तक। और फिर 1905 से ये कितना तक चला आपका? 1917 तक चला, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 1917 तक माना जाता है। और इसे है उग्रवादी चरण या एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा जाता है। इस समय आंदोलन अधिक आक्रामक, जनभागीदारी वाला और स्वराज की मांग पर केंद्रित हो गया। कैसा हो गया? इस समय अधिक आक्रामक आंदोलन हो गया, जन भागीदारी वाला आंदोलन चला गया और स्वराज की मांग वाला ये पर केंद्रित ये आंदोलन चलाया जाने लगा, ठीक है। तो इसलिए इसे उग्रवादी कहा जाता है। और उग्रवादी चरण की पृष्ठभूमि क्या है? तो ये देखिए, उग्रवादी का विचारधारा जो आया था, ये विचारधारा के उदय के मुख्य कारण क्या थे? तो देख लीजिए क्या है थोड़ा, कि उदारवादी नेताओं की सीमित उपलब्धियां, ठीक है। इनका जो सीमित उपलब्धियां था मिला था पहले, उदारवादी वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपका प्रोमिनेंट थे, ठीक है। तो इसलिए दबदबा बना के रखे हुए थे, इसलिए इनका उदारवादी नेताओं की, सॉरी, उदारवादी नेताओं की सीमित उपलब्धियां, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल दिया आपको। उदारवादी नेताओं की सीमित उपलब्धियां कोई कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो पाया था। इस कारण भी ये उग्रवादी का उदय होने का कारण बना। दूसरा क्या था कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां भी, ठीक है। दूसरी आपके दमनकारी नीतियां भी, और आपका आर्थिक शोषण और गरीबी भी आपका थर्ड आ गया। फोर्थ क्या है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो वो भी एक कारण बनता है उग्रवादी चरण का उदय का। राष्ट्रवादी भावना का बढ़ना, तो ये भी कहीं ना कहीं बनता है। बंगाल विभाजन ने पूरे देश में आंदोलन को उग्र बना दिया था। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ ना, तो ये सबसे बड़ा इसका मोड़ आया, उग्रवादी चरण का जो जन्म हुआ, ये सबसे बड़ा मोड़ आया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले, क्या बोल रहा है आगे, कि उग्रवादी नेताओं के प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो देख लेते हैं कौन कौन थे। तो अक्सर इन्हें क्या बोला जाता है, लाल बाल पाल कहा जाता है, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लाल बाल पाल किन्हें बोला जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको पूछ देगा कि लाल बाल पाल किसे बोला जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, तो इन्हीं को लाल बाल पाल बोला जाता है। इन नेताओं को मानना था कि इन नेताओं का मानना था कि अधिकार मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलता है, इनका ऐसा मानना था, ठीक है। तो उग्रवादी विचारधारा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या था। तो देखिए, उग्रवादी नेताओं का मुख्य विचारधारा क्या था, कि ये कहते थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध नारा है, ठीक है। ये किन्होंने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध नारा दिया गया है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश शासन का खुला विरोध करना इनका विचार था, ठीक है। जनता को आंदोलन में शामिल करना इनका विचारधारा था। राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता पर जोर देने वाली ये इनकी विचारधारा था। तो इनका कहीं ना कहीं विचारधारा जो था स्वराज का, मतलब स्वतंत्रता की मांग की ओर ही था, ठीक है। और ये बोले थे भी कि स्वराज मेरा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, ऐसा नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अब देखते हैं उग्रवादी जो है आपका आंदोलन के प्रमुख तरीके क्या क्या हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, उग्रवादी नेताओं ने कई रणनीति अपनाई, कौन कौन? तो स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, बहिष्कार यानी बाइकआउट किया, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन,
स्वावलंबन, जो सेल्फ रिलायंस बोला जाता है, वो स्वावलंबन हुए। ये आंदोलन विशेष रूप से पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद आया आपका कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ, उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच मतभेद बढ़ने से ये कांग्रेस में विभाजन हो गया। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया और यह घटना सूरत स्प्लिट के नाम से, सूरत विभाजन के नाम से भी जानी जाती है। स्थान कहाँ था, सूरत में। कारण क्या था, आंदोलन की जो रणनीति को लेकर आपस में विवाद था, किनके किनके बीच, उग्रवादी और उदारवादियों के बीच था। ठीक है, तो इसलिए ये स्प्लिट हुआ। ठीक है, कांग्रेस में। चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है कि उग्रवादी चरण का महत्व क्या है, तो थोड़ा सा महत्व भी इनका देख लेते हैं। क्या है महत्व, उग्रवादी आंदोलन का योगदान जो रहा कि स्वराज की मांग को लेकर को लोकप्रिय बनाया गया। स्वराज की जो मांग था ना, उसको लोकप्रिय बनाया गया। और आपका क्या था कि आंदोलन को जनता तक पहुंचाया गया। ठीक है, आंदोलन को कहाँ तक पहुंचाया गया, आपका जनता तक पहुंचाया गया। और राष्ट्रीय आत्मविश्वास इससे बढ़ा और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा भी इससे मिला। ठीक है, इनका अंत कैसे हो गया, उग्रवादी चरण का अंत कैसे हुआ, तो लगभग 1917 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व धीरे धीरे महात्मा गांधी के हाथों में आ गया और आंदोलन का नया चरण शुरू हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी के हाथों में जब आंदोलन आया ना 1917 में, आपको पता होना चाहिए कि जो चंपारण का ये आंदोलन हुआ था, उसके बाद ही मतलब उसी टाइम से ये महात्मा गांधी के हाथों में बागडोर आंदोलन का चला गया था। ठीक है, और फिर इसका अंत हो गया था। अब यहाँ से हमारा क्या है कि इसके लिए एमसीक्यू स्टार्ट है, तो हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। फिर से मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि 4 फाउंडेशन जो कोर्स आएगा हमारे ऐप पे, ठीक है, उनमें अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर में आप सब्सक्राइबर बनिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आप लोग जाके यूट्यूब चैनल हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपको 4 फाउंडेशन कोर्स में आपको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि उग्रवादी नेताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा दिया। बिल्कुल आपका सही बात है कि उग्रवादी नेताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा दिया। उग्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार से केवल प्रशासनिक सुधार चाहते थे। और उग्रवादी ऐसा क्यों चाहेंगे भाई, ये बिल्कुल गलत है। उग्रवादी सॉरी उग्रवादी का ये विचारधारा नहीं था, ये तो उदारवादी का विचारधारा था। ठीक है, ये ऐसा उग्रवादी का नेताओं का मांग था, ना कि उग्रवादी का था। ठीक है, उग्रवादी तो स्वराज का मांग करते थे। ठीक है, उग्रवादी नेताओं का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था। बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 किसमें सही है, तो ये है आपका सम्मिलित ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था। और उन्हें तभी उनके बारे में ये जो बोला जाता है कि लोकमान्य तिलक इनको बोला जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक इनको बोला जाता है। ठीक, तिलक भी इनको कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने ही क्या है कि गणित उत्सव, सॉरी गणित उत्सव बोल रहा हूँ, गणपति उत्सव। ठीक है, गणपति उत्सव। ठीक है, और आपका शिवाजी उत्सव। ठीक है, शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शिवाजी उत्सव ये मनाना शुरू किए थे। ठीक है, और उनका जो प्रसिद्ध नारा है वो तो आप जान ही गए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और ये आप याद रखिएगा, गणपति और शिवाजी उत्सव यही इन्होंने ही शुरू करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाल बाल पाल समूह का हिस्सा नहीं था, तो बाल गंगाधर तो थे, विपिन चंद्र पाल भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये ऐसे भी उदारवादी नेता है,
ठीक है, उदारवादी नेता है। और इन लोग जो थे उग्रवादी नेता थे, ठीक है, उग्रवादी नेता थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे हिस्सा नहीं था, नहीं पे थोड़ा सा गौर हमेशा आप ध्यान दिया कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा इसे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ, तो ये सूरत में हुआ, ठीक है। उग्रवादी और उदारवादियों में बट गया, ठीक है, उदारवादियों में बट गया ये। और क्या हुआ कि मतभेद था आपस में विचारधाराओं का, ठीक है, तो इसलिए ये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने उग्रवादी आंदोलन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया, तो किसने दिया उग्रवादी आंदोलन को सबसे अधिक बढ़ावा, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। जब बंगाल 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो क्या हुआ बंगाल का विभाजन से ये क्या हो गया उग्रवादी और भी उग्र हो गया, ठीक है। इसी के कारण आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चलाया गया, और इसी से उग्रवादी आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उग्रवादी आंदोलन की रणनीति नहीं थी, तो कौन सा रणनीति नहीं थी, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो नहीं थी ना वो कौन था आपका स्वदेशी, ठीक है, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और ब्रिटिश सरकार को याचिका देना। रणनीति में नहीं थी ये आपका क्या था, ब्रिटिश सरकार को याचिका देना बिल्कुल नहीं था। ये सब किसका काम था, याचिका और प्रार्थना करना, ये सब उदारवादी नेताओं का था, ठीक है, उदारवादी नेताओं का था। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे रणनीति नहीं थी, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, यानी नहीं मतलब हो गया कि कौन सा ब्रिटिश सरकार को याचिका देना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन बोल रहा है, पहला कि उग्रवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया, बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्या कर रहा है स्टेटमेंट कि उग्रवादी नेता भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति परंपराओं पर जोर देते थे, तो ये बिल्कुल सही बात है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर जोर देते थे, ठीक है। आपका उदाहरण के स्वरूप अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक जी थे, वो क्या कहते हैं तिलक जी, आपका गणपति और आपका शिवाजी उत्सव का शुरुआत करवाए थे, ठीक है, शिवाजी उत्सव का शुरुआत करवाए थे, तो इसलिए दूसरा भी हमारा सही है। थर्ड क्या बोल रहा है हमारा कि उग्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के साथ पूर्ण सहयोग की नीतियां बनाई थी, बिल्कुल नहीं, थर्ड हमारा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न बोल रहा है क्या, देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी कहा जाता था, तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता था, तो ये किसे कहा जाएगा, लाला लाजपत राय जी को कहा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख नेता भी थे, आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे और वहीं से बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर बी है ये हमारे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से किसे उग्रवादी आंदोलन का वैचारिक नेता माना जाता था, तो वैचारिक नेता जो माना जाता था ना ये वो न तो आपको दादा भाई नौरोजी होंगे, ये गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं होंगे, भूमेश चंद्र बनर्जी भी नहीं होंगे, तो एक ही नाम बचा है यहाँ पे, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष इसलिए माने जाते थे क्योंकि उनका जो उग्रवादी आंदोलन का वैचारिक नेता यानी आइडियोलॉजिकल लीडर माना जाता था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद को क्या किया था, राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक आधार दिया था, आध्यात्मिक आधार देने का काम कौन किया था, आधार देने का काम आपका अरविंदो घोष ने किया था, ठीक है। और स्वराज की मांग को क्या किया था, स्वराज की जो मांग था उसकी मांग को मजबूत करने का कार्य किया था कौन, आपका अरविंदो घोष, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे अगले प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला सूरत स्प्लिट, ठीक है, तो देखते हैं ये आपका सूरत स्प्लिट जो है आपका 1907 में हुआ है, ठीक है, 1907 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका
कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये तो आपको दिया गया ही है, आपका 1857। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्यवस्थित कीजिए। ये थर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका कौन आएगा? ये आपका आएगा टू आएगा, फिर आपका आएगा कौन? वन आएगा। ठीक है, तो किसमें है? 3 to 1, 3 to 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बंगाल विभाजन टॉपिक। बंगाल का विभाजन का जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ये 1905 में हुआ है। तो थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे बंगाल विभाजन कैसे और किस कारण हुआ था। देखिए कैसे हुआ और किस कारण हुआ, सब देख लीजिए। क्या है कि पार्टीशन और बंगाल आधुनिक भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन क्या था, तो ये देख लीजिए। 16 अक्टूबर, याद रखिएगा ये डेट, 16 अक्टूबर 1950 को, 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, कब किया था? 16 अक्टूबर 1950, बार बार 1905 को। ठीक है, 1905। ठीक है, 1905। ठीक है, 1905 में क्या किया था? 16 अक्टूबर 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया। यह निर्णय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लिया था और विभाजन के बाद बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। कैसे? एक का आपका पूर्वी बंगाल, जिसमें असम का साथ जोड़ा गया था, असम भी जोड़ा गया था, यानी ईस्ट बंगाल और असम को विभाजित कर दिया गया था। और दूसरा आपका किया गया था आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल। जो अभी वेस्ट बंगाल हमारा है, ये हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल अभी जो है ये आपका अलग था, और पूर्वी बंगाल ये आपका असम वाले क्षेत्र को ये कवर कर रखता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विभाजन का जो आधिकारिक कारण बताया गया था, देखिए आधिकारिक कारण हम लोग पहले जान लेते हैं। क्या कारण बताया था आधिकारिक? ब्रिटिश सरकार ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, पहला। दूसरा कहा रहा था कि प्रशासन चलाना कठिन था, इसलिए तो इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन किया गया। लेकिन यह सिर्फ आधिकारिक कारण था, ये वास्तविक कारण नहीं था। वास्तविक कारण तो कुछ और था, तभी तो ये इतना बड़ा उलझुल हुआ था। ठीक है, यानी उलझुल मतलब लड़ाई हुआ था और आंदोलन चलाए गए थे। क्या वास्तविक कारण था? कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाना, यानी जोड़ो नहीं तोड़ो, जोड़ो नहीं तोड़ो, और क्या करो? शासन करो। ठीक है, मतलब एक दूसरे को बांट दो, यानी हिंदू मुस्लिम करके, और अपना राजनीतिक चलाना था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार चाहती थी हिंदू और मुसलमानों को अलग करना। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, वो उसको क्या कर रहा था कि सॉरी, उसको क्या करना था? तोड़ना था। ठीक है, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना था। ठीक है, बंगाल में जो बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना था। तो इसलिए वास्तविक कारण ये था। बंगाल के विभाजन के परिणाम क्या हुआ? बंगाल विभाजन के परिणाम, तो देखिए बंगाल विभाजन का जो परिणाम हुआ ना, कि स्वदेशी आंदोलन का इससे शुरुआत हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में क्या हुआ कि विदेशी वस्तुओं को का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चलाया गया, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो ये सब स्वदेशी आंदोलन में शामिल थे। और दूसरा क्या था कि उग्रवादी आंदोलन का विकास हो गया। ठीक है, उग्रवादी, इस घटना से क्या हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल से, कि उग्रवादी नेताओं की भूमिका बढ़ गई। मुख्य नेता कौन थे? लाल बाल पाल। ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था। ठीक है, बार बार ये आ रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसलिए ये तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय आंदोलन का जन आंदोलन आंदोलन बनना? राष्ट्रीय आंदोलन का जन आंदोलन कैसे बना? तो बंगाल विभाजन के विरोध में छात्र, महिलाएं, व्यापारी, किसान, ये सब भी आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गया? जन आंदोलन में बदल गया। ठीक है, बंगाल विभाजन, ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन का रद्द किया गया कब हुआ? तो लगातार विरोध के कारण 1911 में, सोचिए 1905 में इसका पार्टीशन हुआ, लेकिन 1911 में लगभग आपका 6 साल तक पार्टीशन रहा ही रहा। ठीक है,
तो 1911 में लगातार विरोध के बाद 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक है। और यह निर्णय किंग जॉर्ज जो पंचम था, ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम जो था उन्हीं के समय दिल्ली दरबार घोषित किया गया था, ठीक है। दिल्ली दरबार में ये घोषित किया गया, ठीक है। तो साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित भी किया गया था 1911 में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और यहीं पे किंग जॉर्ज पंचम आए थे, इनकी वाइफ भी आई थी, ठीक है। तो इन्होंने ही ये रद्द कर दिया गया था और 1911 में ही आपका दिल्ली आपको राजधानी स्थानांतरित किया, जो अभी तक आपका बना हुआ है राजधानी, ठीक है। अब यहाँ से आपका एमसीक्यू स्टार्ट है, तो थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। और एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ आपको कि आप 1000 सब्सक्राइबर में प्लीज़ आप अपना नाम दर्ज कराइए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी 1000 पहले जो सब्सक्राइबर होंगे ना, उनके लिए फ़ायदा होगा। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि 4 कोर्स जो आने वाला है ना, उनमें आपको जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। क्या है बंगाल विभाजन के बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। ये कब लिया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और डिवाइड एंड रूल जो था उनको अपनाना, ठीक है। तो ये काम किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? देख लेते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन? कि बंगाल विभाजन प्रशासनिक सुविधा के नाम पर किया गया। बिल्कुल, ये आधिकारिक रूप से बंगाल, वास्तविक उद्देश्य जो था इसका राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। ये भी बिल्कुल सही बात है। इससे ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद जो कौन सा नया प्रांत बनाया गया था? तो कौन सा प्रांत बनाया गया था? देखिए, एक तो आपका पूर्वी बंगाल और असम बनाया गया था, ठीक है। ओके, तो ये आपका पूर्वी बंगाल और असम बनाया गया था। प्लस में आपको क्या बनाया गया था? आपका पश्चिम बंगाल बनाया गया था, यानी वेस्ट बंगाल बनाया गया था। तो ये दो पार्टीशन में बांट दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। और जो पूर्वी भाग में जो था ना, पूर्वी बंगाल जो असम वाला भाग में था, इसमें मुस्लिम आबादी अधिक थी, ठीक है। मुसलमानों का आबादी अधिक हुआ करता था। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो पूर्वी बंगाल में था, जो अभी बांग्लादेश कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ? तो स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, ये आपका हुआ, ठीक है, जिसमें विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और स्वदेशी मूवमेंट इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या? देखिए, कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में। ये आपका दिल्ली जो दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था आपका 1911 में। तो यहाँ पे जो जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम जो थे, किंग जॉर्ज पंचम, वहाँ के जो राजा थे ब्रिटेन के, उन्होंने ही ये क्या कहा आपका रद्द किए थे किसको? बंगाल विभाजन को। और राष्ट्र का राजधानी जो घोषित किया था, मतलब भारत का जो राजधानी आपका स्थानांतरित करवाया था कलकत्ता से आपका, कब कहाँ? कलकत्ता से आपका कहाँ करवा दिया था? दिल्ली करवाया गया था, ठीक है, दिल्ली करवाया गया था। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1911, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम का व्यवस्थित करने में, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ, दिल्ली दरबार आपका 1911 में हुआ। तो 1 2, ठीक है, और 3 इस तरीके से किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इसलिए आसानी से ये बन गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको लगा कर लाता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन आपका क्या बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, बिल्कुल। और स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहा, ऐसा नहीं है। ये आंदोलन जो था ना, ये आपका पूरे भारत में फैल गया था। स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है, दूसरा हमारा। और थर्ड जो हमारा क्या है, कि स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन भी शामिल था, तो ये भी सही है, आपका शामिल ही था, ठीक है। तो एक और तीन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बाल गंगाधर तिलक भी, बिपिन चंद्र पाल भी, लाला लाजपत राय भी, और आपका अरबिंदो घोष भी। तो ये सभी ने अपना भूमिका निभाया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक, दो, तीन और चार भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद राजधानी कब और कहाँ स्थानांतरित हुआ? तो 1911 में दिल्ली हुआ, कलकत्ता से दिल्ली हुआ। दिल्ली दरबार लगा था, तो जॉर्ज पंचम आए हुए थे, जॉर्ज पंचम, ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम। उन्होंने कहा था कि आपका बंगाल जो विभाजन है उसको रद्द किया जाए, और आपका दिल्ली आपका राजधानी स्थानांतरित किया जाए कोलकाता से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल तय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस नीति के कारण बंगाल विभाजन किया गया? तो किस नीति के कारण बंगाल विभाजन किया गया? तो डिवाइड एंड रूल के कारण, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो था ना, लॉर्ड कर्जन जो था, वो बंगाल विभाजित करके क्या करना चाहते था कि हिंदू और मुस्लिम जो था उसके बनाम ये क्या करना चाहता कि बीच विभाजन बढ़ाने का सोच था, जिससे क्या था कि जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको क्या करना था, वीक करना था, ठीक है। इसी कारण ये डिवाइड एंड रूल का अपना स्थिति अपनाया, इसको अपनाया, डिवाइड एंड रूल को नियम अपनाया, ताकि इनको अलग कर दिया जाए और ये राष्ट्रीय आंदोलन से इनको बाइकआउट कर दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या आता है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए, पहला आपका क्या है, 1905 है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। दूसरा क्या है कि मार्लो मिंटो सुधार आपका कब आता है? 1909 में। और दिल्ली दरबार आपका 1911 में। तो ये एक, फिर दो, ठीक है, और फिर तीन, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर होगा। किसमें है ऐसा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए में है, एक, दो, तीन, ठीक है। चलते हैं, आपका आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है आपका? स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट जिसको बोला जाता है। तो स्वदेशी मूवमेंट आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। यह आंदोलन मुख्य रूप से पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, के विरोध में शुरू किया गया था, और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन के रूप दिया, ठीक है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका क्या देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन क्या था, ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है ना कि देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ठीक है। तो इसका अर्थ आप लोग समझ गए कि स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है कि जो हमारे अपने देश में बना हुआ वस्तु का उपयोग किया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुआ? 1905 में हुआ इस आंदोलन का। ब्रिटिश सरकार ने विभाजन किया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया था उस समय। विभाजन के समय निर्णय लॉर्ड कर्जन ने लिया था, ठीक है। विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन ने लिया था, ठीक है, वाइसराय जो उस समय थे, ठीक। अब यहाँ पे और एक चीज देखते हैं कि ये तिथि कब था। तो देखिए, तिथि कब था कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ था। सॉरी, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, ये बंगाल का विभाजन का
पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा की गया था। इसी के कारण ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया आपका इस आंदोलन द्वारा। इस दिन लोगों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, ठीक है, उनको जलाया गया विदेशी वस्तुओं को, और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग शुरू कर दिया है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार बहिष्कार किया गया, और आपका मतलब जो शराब की दुकानों पर भी आपका नारे लगाए गए, आंदोलन किए गए थे उस समय, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बाइकआउट करना, लोगों ने ब्रिटिश कपड़े और सामान खरीदना बंद कर दिए थे, ठीक है। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। भारतीय उद्योग और उत्पादों को बढ़ावा दिया गया था। क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा जो आंदोलन है, उसमें क्या है कि चलाए गए थे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। ब्रिटिश शिक्षा के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान खोले गए थे। उदाहरण के लिए आपका जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, ये बनाया गया था। स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस, भारतीय उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के कुछ नेताओं को भी जानकारी देख लेते हैं। कौन कौन थे इस आंदोलन में? उग्रवादी नेता की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए थे स्वदेशी। बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत हो गए, अरविंदो घोष हो गए, ठीक है। तो ये सब कहीं न कहीं उग्रवादी नेता ही हैं। स्वदेशी आंदोलन की विशेषता क्या था कि यह पहला स्वदेशी आंदोलन की विशेषता, यह पहला जन आंदोलन था, ठीक है। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ये पहला जन आंदोलन था। इसमें छात्र, महिलाएं और व्यापारी शामिल हुए थे। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला था। राष्ट्रवाद की जो भावना थी, राष्ट्रवाद की, वो कहीं ना कहीं मजबूत हुई थी, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता थी। अब स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या रहा? तो देख लीजिए, प्रभाव जो रहा कि भारतीय उद्योग का विकास हुआ, कई भारतीय उद्योग स्थापित हुए, राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ, लोगों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ी, ठीक है। उग्रवादी आंदोलन का विकास, ठीक है। उग्रवादी आंदोलन का विकास, उग्रवादी आंदोलन का विकास में क्या होगा कि उग्रवादी नेताओं की लोकप्रियता और बढ़ गई है स्वदेशी आंदोलन से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। कैसे? कई भारतीय उद्योग स्थापित हुए, राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ, जिससे लोगों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। उग्रवादी आंदोलन का विकास हुआ, जिससे उग्रवादी नेताओं की लोकप्रियता बढ़ गई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसका महत्व थोड़ा सा देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन का महत्व। तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला व्यापक जन आंदोलन था। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला व्यापक जन आंदोलन किसे बोला जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन को। इसने जन आंदोलन को जनता तक पहुंचाया था। इसी समय कांग्रेस में मतभेद बढ़ने लगे थे, जिससे क्या हुआ था कि जाते जाते तक 1907 तक आपका जो सूरत स्प्लिट हुआ, 1907 में ही सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। तो ये इसका महत्व है। ओके, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन पे। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुआ? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हम लोग पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं, 1905 में, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत आपका 1905 में भी इसी का ही हुआ। कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस निर्णय को कौन लिया था? आपका लॉर्ड कर्जन ने लिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इसी के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बहिष्कार किया गया, ठीक ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलनों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बिल्कुल, ये बात सही है। स्वदेशी आंदोलनों में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू किया गया, ये बिल्कुल आपका सही है। थर्ड आपका क्या है कि स्वदेशी आंदोलन केवल किसानों तक सीमित था। ऐसा नहीं है, केवल किसानों तक ये सीमित नहीं था। यह आंदोलन किसानों तक सीमित ना होके आपका क्या, छात्र थे, व्यापारी थे इसमें, और आपके महिलाओं भी थे, ठीक है। तो इसलिए ये सही हो जाता है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का जो शुरू हुआ, इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना था, यानी एनसीई बना था, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुआ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 किसमें है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे,
विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंदो घोष थे। तो सभी थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये जो थी ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करना। ठीक है, तो ये भी इसका आपका आंदोलन का विशेषता था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, अब अगले प्रश्न है, क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है आपका, एक मिनट, अगला प्रश्न जो बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आपका 1905 हो गया, आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। सूरत आपका 1907 और माल्या मिंटो 1909। ठीक है, तो ये 1 2 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। 1 2 3 ये आसानी से ये बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस जब आते हैं ना, प्रश्न जब एग्जाम में, तो बन नहीं पाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों का बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि स्वदेशी आंदोलनों में विदेशी कपड़ों का सार्वजनिक होली जलाई जाती थी, क्योंकि इसको इसको जलाई गई थी। स्वदेशी आंदोलनों में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है आपका। जैसे आपका नेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन हुआ था। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था। थर्ड आपका क्या बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व केवल उदारवादियों ने किया था। नहीं, केवल ये उदारवादियों ने नहीं, आपके इस आंदोलन में मुख्य भूमिका उग्रवादी नेता, उदारवादी बोल रहा है, इसमें उग्रवादियों ने मुख्य भूमिका निभाया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा? तो ये आपका अरविंदो घोष के रहा। अरविंदो घोष ने राष्ट्रवादी क्या किए थे? लेख लिखे थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किए थे, उग्रवादी जो विचारधारा था उनको मजबूत किए थे। वो उस समय राष्ट्रवादी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। तो अरविंदो घोष का नाम आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगों का प्रोत्साहन, ब्रिटिश वस्तुओं का प्रचार। फोर्थ नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला व्यापक जन आंदोलन माना जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला व्यापक जन आंदोलन माना जाएगा। वो कौन माना जाएगा? आपका स्वदेशी मूवमेंट, जो आपका कब हुआ? 1905 को। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि क्यों माना जाता है इसमें? तो छात्र भी इनमें भागीदारी लेते हैं, महिलाएं भी लेते हैं, ठीक है, किसान भी लेते हैं, ठीक है, आपका व्यापारी भी भाग लेते हैं। तो इन सभियों का इसमें भागीदारी था, तो ये व्यापक जन आंदोलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखिए, कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहला स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपका, कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 में। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 2 ए में है, 1 2 3। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है आपका हिस्ट्री का, कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर में आप अपना नाम दर्ज कराइए, ताकि आपको 4 कोर्स जो हमारे आने वाले हैं उनमें आपको ऑफर में आपका बेनिफिट मिला जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एक छोटा सा एक और काम कीजिएगा, एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय